हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन बजट 2024 रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर्स। व्हाट चेंजेस हैज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2024 रिलेटेड टू बायबैक ऑफ। पहले तो बायबैक क्या है, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स इज दैट कि कंपनी अपना ही शेयर जो वो इशू कर रखी थी ऑलरेडी मार्केट में, वो अपना शेयर बायबैक कर लेती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, या तो मार्केट प्राइस पे या हायर देन मार्केट प्राइस। ये बायबैक मतलब यही होता है कि कंपनी अपना शेयर बायबैक कर लेती है फ्रॉम द इन्वेस्टर। हिस्ट्री क्या है, मतलब बायबैक का कॉन्सेप्ट कब से आया टैक्सेशन में, गवर्नमेंट ने कब इसको इंट्रोड्यूस किया इन द टैक्सेशन। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ कंप्लीट चेंज ऑफ बायबैक टैक्सेशन। कब? इन 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। बायबैक was introduced in 2013. क्या था? टैक्स ऑन बायबैक is to be paid by the company on the difference between the buyback price and the issue price of the share. जैसे 2013 में जब बायबैक आया था तब कंपनी को पे करना पड़ता था अगर वो बायबैक करती थी कोई भी शेयर इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर अपना शेयर्स को सेल कर रहे थे तो उनके हैंड में कैपिटल गेन होना चाहिए, पर टैक्स देती थी कंपनी on buyback of shares. The provision of income tax with regards to buyback of shares are covered under section 115 QA of the Finance Act 2013. 2013 में जो बायबैक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया उसके साथ एक सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 115 QA of the Finance Act 2013, which applied only on unlisted companies. अनलिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई हुआ, विच वारंटेड अ टैक्स ऑफ 20% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज पे कि अगर बायबैक अनलिस्टेड कंपनी करेगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 20% ऑन द डिस्ट्रीब्यूट। फिर यूनियन बजट आया 2019 में, उसमें गवर्नमेंट ने लिस्टेड कंपनी पे भी टैक्स लगा दिया कि लिस्टेड कंपनी भी टैक्स देगी अगर बायबैक करेगी तो 20%। 2013 में सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज पे था, पर 2019 में जब बजट आया लिस्टेड कंपनी को भी बोला कि आपको भी अगर आप बायबैक करोगे तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 20। और जो भी कैपिटल गेन होता इन्वेस्टर्स के हैंड में उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो लॉन्गर एप्लीकेबल टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के हैंड में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है उस पर 20% टैक्स, तो इन्वेस्टर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पे। सेक्शन 1034A ऑफ द इनकम टैक्स प्रोवाइड्स अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इनकम। जो भी शेयर होल्डर्स रिसीव करते थे बायबैक के चलते वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था अंडर सेक्शन 1034A में कि शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कंपनी 20% टैक्स देगी अंडर सेक्शन 115 QA में। तो सिमिलरली सेक्शन 1034A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इनकम रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर्स बाय लिस्टेड कंपनीज प्रोवाइडेड दैट STT हैज बीन पेड। वो शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट हो। These provision helps to prevent double taxation of buyback proceeds and support the overall framework of the capital market transaction। एग्जेम्पशन इसलिए दिया गया क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर चुकी है, फिर अगर शेयर होल्डर्स के हैंड में वो टैक्सेबल हो जाएगा तो डुअल टैक्सेशन का इफेक्ट आ जाएगा। मीन्स कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को भी उसी इनकम पे। तो इसीलिए ये सेक्शन लाया गया कि जिससे कि डबल टैक्सेशन का दोनों को टैक्सेशन ना देना पड़े। अब गवर्नमेंट बोलती है कि फाइनेंस एक्ट 2024 में कि अब शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा बायबैक के केस में और कंपनी को नहीं पे करना है अगर कंपनी बायबैक करती है तो जैसे कि पहले डिविडेंड कंपनी पे करती थी, अब शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल है। इन द सेम वे बायबैक अगर कंपनी करती है और तो कंपनी उस पर टैक्स नहीं देगी, शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। बोथ डिविडेंड एज वेल एज बायबैक आर मेथड्स फॉर द कंपनी
to distribute accumulated reserve and thus ought to be treated similarly. In addition, there is an extinguishment of rights for the shareholders who are tendering their shares in the buyback by the domestic companies. मतलब इन केस ऑफ बायबैक क्या होता है कि कंपनी शेयर बाय कर ले रही है तो इन्वेस्टर्स का जो शेयर होल्डर्स का राइट चला जा रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट फॉर शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स बॉट बैक बाय सच कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर. जैसे कि 1000 शेयर्स अगर इन्वेस्टर्स के पास है और कंपनी उसमें से 200 शेयर्स बाय बैक कर लेती है तो 200 का राइट, जो 200 शेयर्स का राइट था इन्वेस्टर्स के पास, वो अब extinguished हो जाए. The cost of acquisition of such shares also needs to be accounted for in the same manner. So it is therefore proposed that the sum paid by the domestic company for purchase of its own shares shall be treated as dividend in the hand of the shareholder who receive payment for such buyback of the shares and shall be charged to income tax at the applicable rates. बायबैक को आप गवर्नमेंट बोलती है बायबैक अगर शेयर्स का हो रहा है तो आप उसको ट्रीट कीजिए एज अ डिविडेंड, और डिविडेंड बोल के ट्रीट कीजिए और उसको इनकम टैक्स के स्लैब रेट पे ही शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा. उसका कॉस्ट का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा. पूरा जो सेल कंसिडरेशन आपको मिलेगा इन केस ऑफ बायबैक वो आपके मतलब इन्वेस्टर्स के हैंड में पूरा टैक्सेबल होगा एज टैक्स स्लैब रेट पे, स्लैब रेट एप्लीकेबल. जैसे कि डिविडेंड टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स, वैसे ही बायबैक भी अब टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स एट स्लैब रेट. और उसका कॉस्ट का भी, जो उसने परचेज किया था शेयर तभी उसने सेल किया है इन द फॉर्म ऑफ बायबैक, डिडक्शन नहीं मिलेगा. उसका कॉस्ट का क्या होगा, उसने जो कॉस्ट लगाया था उस शेयर्स पे, अगर वो शेयर जितना पूरा सेल कंसिडरेशन आ रहा है उस पे वो पूरा टैक्स दे देगा बिना कॉस्ट का एक्सपेंस का रिडक्शन लिए, तो उसका कॉस्ट का क्या होगा. गवर्नमेंट बोलती है देखिए द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स व्हिच हैव बीन बॉट बैक would generate a capital loss in the hand of the shareholder. Therefore, when the shareholders has any other capital gain from the sale of the shares or otherwise subsequent, should be entitled to claim his original cost of acquisition of all the shares, that is shares earlier bought back plus the shares finally sold, shall be computed as follows. जो कैसे आप कंप्यूट करोगे, deeming value of consideration of shares under buyback for the purpose of computing capital loss as need. इन्वेस्टर्स जो है अपने हैंड में क्या लेगा, अपने हैंड में सेल कंसिडरेशन वो नील लेगा क्योंकि उसने जो सेल किया है वो पूरा डिविडेंड इनकम मान के उस पर टैक्स दे रहा है. तो अब जब कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा जो उसने सेल किया है नंबर ऑफ शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ बायबैक, उसमें वो सेल कंसिडरेशन लेगा पूरा नील पे. कॉस्ट लगाएगा जो उसने परचेज किया था लेस परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो लेस करेगा तो उसका लॉस आएगा. और उस लॉस को बिकॉज सेल कंसिडरेशन जब नील है और आपका कॉस्ट है तो ऑलवेज आपका कैपिटल लॉस ही आएगा. allowing the carry forward of these loss as capital loss which may subsequently be set off against consideration received on sale and thereby reduce the capital gain to the extent. जितना आपका कैपिटल गेन होगा उससे आप लॉस का बेनिफिट ले सकते हैं. This concept is explained with the help of example. Suppose Mr. X buy 1,000 shares of Reliance Industries in 2020 at rupees 400 per share. What the total cost of acquisition? Total cost of acquisition becomes 1,000 into 400. It becomes 4 lakh. Now Reliance Industries want to buy back its shares, so it offers to the investors, shareholders, that we want to buy back 200 shares at the rate rupees 600 after budget 2024. So 600 per share at the rate 600 per share, Reliance Industries offer to the shareholders that they want to buy back 200 shares in 2024. These buyback is not taxed in the hand of company now. After budget 2024, which is the income of the shareholders,
is to be taxable in the hand of the shareholder, not in the hand of company. So it will be taxable in the hand of shareholder as deemed dividend. 200 into 600, it becomes 1,20,000. So it becomes taxable in the hand of the shareholder at a slab rate as deemed dividend in income from other sources. Whatever the capital loss arises on such buyback in the hand of the shareholder, because they pay at the time of the purchase of these shares, and these whatever they pay, they will not allow to reduce from the sell consideration, whichever whatever they get at the time of buyback from the company. So that income is taxable as deemed dividend, amounting to rupees 1,20,000. Purchase cost which they arise at the time of purchase of that shares is to be treated as capital loss in the hand of the shareholder. That is 400 रुपीज का शेयर उन्होंने परचेज किया था और बायबैक के टाइम उन्होंने सेल किया 200 शेयर्स. So 200 shares into 400, that is 80,000, is the capital loss in the hand of Mr. X. That is the shareholder. And in the next day, if they sell 500 shares in at the rate rupees 700 per share, so the capital gain becomes 3,50,000. That is 500 into 700, that is 3,50,000 minus the cost of the share, that is 400 into 500, that is 2 lakhs. So capital gain becomes 1,50,000, and that loss, that is 80,000 loss, is to be set off against the capital gain chargeable. That is chargeable capital gain after set off is 1,50,000 minus 80,000, so it becomes 70,000. That 70,000 is the capital gain, and it will be taxed in the hand of the shareholder at the rate 12.5% after budget 2024. So these amendment will take effective from 1st October 2024 and will be accordingly applied to any buyback of shares that takes place on or after these dates. On or after October 2024, if any buyback happen, it will be treated as deemed dividend. That sell consideration is to be treated as deemed dividend in the hand of the shareholder, and shareholder liable to pay tax on that income at the slab rate. So, and if that purchase cost is to be treated as capital loss, and it should be set off or carry forward for a period of 8 years as capital loss. So this is the concept of buyback after budget 2024. The company is also liable to deduct TDS under section 194 on deemed dividend at the rate 10%. Thanking you for watching my video. If you like, please share.